आप सुनने जा रहे हैं विलियम डगलस की लिखी कहानी डीप वाटर्स। ये तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। मैंने तैरना सीखने का फैसला किया था। याकीमा में YMCA में एक पूल था जो एकदम सही मौका देता था। याकीमा नदी खतरनाक थी। माँ लगातार मुझे उसके बारे में चेतावनी देती थी और नदी में होने वाले हर डूबने की घटना का विवरण मेरे दिमाग में ताज़ा रखती थी। लेकिन YMCA का पूल सुरक्षित था। उसका छिछला हिस्सा केवल 2 या फिर 3 फीट ही गहरा था, जबकि उसका दूसरा हिस्सा 9 फीट गहरा था। वहाँ गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी। मैंने पानी के पंख यानी कि वाटर विंग्स खरीदे और पूल में गया। मुझे नंगे पैर पूल में जाने में और अपनी पतली टांगे दिखाने से नफरत थी, लेकिन मैंने अपने अहंकार को दबाया और ऐसा किया। हालांकि शुरुआत से ही मुझे पानी में होने पर उससे एक तरह की घृणा थी। यह तब शुरू हुआ जब मैं 3 या फिर 4 साल का था और पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए थे। वह और मैं लहरों के साथ खड़े हुए थे। मैं उनसे चिपका हुआ था, लेकिन लहरों ने मुझे गिरा दिया और मुझे बहा कर ले गई। मैं पानी में डूब गया। मेरी सांसें चली गई। मैं डर गया था। पिता हंसे, लेकिन लहरों की भारी ताकत से मेरे दिल में डर बैठ गया था। YMCA स्विमिंग पूल से मेरा परिचय फिर से अप्रिय यादों को ताज़ा कर गया और बचपन का डर फिर जाग उठा। लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने अपना आत्मविश्वास जुटा लिया। मैंने अपने नए तैरने वाले पंखों यानी कि वाटर विंग्स के साथ पानी में हाथ पैर मारे। बाकी लड़कों को देखते हुए उनकी नकल करने की कोशिश की। मैंने ऐसे अलग अलग दिनों में 2 से 3 बार किया और पानी में सहज महसूस करने ही लगा था कि अचानक एक दुर्घटना हो गई। मैं पूल में गया जब वहां पर कोई नहीं था। चारों ओर शांति थी। पानी स्थिर था और टाइलों से बनी तलहटी नहाने के टब की तरह सफेद और साफ थी। मुझे अकेले पानी में जाने से डर लग रहा था, इसलिए मैं पूल के किनारे बैठकर दूसरों के आने का इंतजार करने लगा। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि एक बड़ा हट्टा कट्टा लड़का अंदर आया जो शायद 18 साल का रहा होगा। उसके सीने पर घने बाल थे। वह एक आकर्षक शरीर वाला व्यक्ति था जिसके हाथ पैरों से उभरी हुई मांसपेशियां दिख रही थी। वह चिल्लाया, अरे दुबले पतले लड़के, डुबकी लगाने के लिए तैयार हो? यह कहते ही उसने मुझे उठाया और पूल के गहरे हिस्से में फेंक दिया। मैं पानी में बैठने की पोजीशन में जा गिरा। पानी निगल लिया और तुरंत नीचे चला गया। मैं डर गया था, लेकिन अभी तक पूरी तरह घबराया नहीं था। नीचे जाते समय मैंने योजना बनाई। जैसे ही मेरे पैर तल में पहुंचेंगे, मैं जोर से उछलूंगा, सतह पर आऊंगा, धीरे से लेट जाऊंगा और पुल के किनारे तक तैर कर पहुंच जाऊंगा। नीचे तक का सफर बहुत लंबा लग रहा था। वह 9 फीट की दूरी 90 फीट की दूरी लग रही थी और तल तक पहुंचने से पहले ही मेरी सांसें थमने लगी। लेकिन जब मेरे पैर तल से टकराए तो मैंने पूरी ताकत जुटाकर ऊपर आने की और उछलने की कोशिश की। मुझे लगा कि मैं पानी की सतह पर कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। शैम्पेन या फिर वाइन की बॉटल पर जो ऊपर लकड़ी का पीस लगा होता है उसे कॉर्क कहा जाता है, और जब बॉटल को एक प्रेशर के साथ खोला जाता है तो कॉर्क एकदम उछलकर बाहर निकल आता है। अब हम वापस से इस कहानी पर लौटते हैं, लेकिन इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने आंखें खोली, लेकिन मुझे केवल पानी दिखा। पानी जो गंदे पीले रंग का लग रहा था। मैं घबरा गया। मैंने ऊपर हाथ बढ़ाया जैसे कोई रस्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मेरे हाथ केवल पानी को पकड़ सके। मैं
घुट रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर निकली, लेकिन मुंह पानी से बाहर नहीं आया। मैंने पानी की सतह पर हाथ पैर मारे, पानी निगल लिया और घुटन महसूस करने लगा। मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार वजन की तरह लटके रहे, लकवाग्रस्त और अटके हुए से। एक जबरदस्त ताकत मुझे नीचे खींच रही थी। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ पानी ने सुनी। मैं फिर से पुल की गहराई में नीचे जाने लगा। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, मैंने पानी पर वार किया, जैसे कोई बुरे सपने में किसी अजेय शक्ति से लड़ रहा हो। मेरी सांसें खत्म हो चुकी थी, मेरे फेफड़े दुख रहे थे और सिर तेजी से धड़क रहा था। मुझे चक्कर आ रहे थे, लेकिन मुझे अपनी रणनीति याद आई। मैं पुल के तल पर जोर से उछलूंगा और सतह पर कॉर्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा। मैं पानी पर सीधा लेट जाऊंगा, हाथ पैर मारूंगा और पुल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं नीचे जाता रहा, जैसे एक अंतहीन यात्रा हो। मैंने आंखें खोली, पर मुझे सिर्फ पानी ही दिखा, पीले रंग की चमक लिए गहराई, जिसमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। फिर अचानक एक अज्ञात भयानक आतंक ने मुझे जकड़ लिया। एक ऐसा डर जिसे और कोई समझ नहीं सकता, जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता और जिसे वही समझ सकता है जिसने इसे अनुभव किया हो। मैं पानी के अंदर चीख रहा था। मेरा शरीर अकड़ गया था, डर से पूरी तरह जड़, ठोस और स्थिर। मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। बस मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और सिर में तेज दर्द हो रहा था, जो ये बता रहा था कि मैं अब भी जिंदा हूं। इसी डर के बीच एक हल्की सी चेतना लौटी। मुझे याद रखना होगा कि तल पर पहुंचते ही मुझे उछलना है। आखिरकार मैंने अपने नीचे टाइलों को महसूस किया। मेरे पैरों की उंगलियां उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। मैंने रस्सी, सीढ़ी या पानी में तैरने वाले पंखों की तलाश की, लेकिन वहां सिर्फ पानी था। पीले पानी का एक समुद्र मुझे घेरे हुए था। डर ने मुझ पर और भी गहरी पकड़ बना ली थी, जैसे मुझ में बिजली दौड़ गई हो। मैं डर से कांपने लगा। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, मां को बुलाना चाहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर अजीब तरह से वहां हल्की रोशनी थी। मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही गई थी। मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। फिर मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। मैंने हवा खींचने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ पानी मिला। पीली रोशनी धुंधली हो रही थी। अब मेरा हर प्रयास खत्म हो गया। मैंने खुद को छोड़ दिया। मेरे पैर भी शिथिल हो गए। मेरा दिमाग अंधकार में डूब गया। डर गायब हो गया। आतंक खत्म हो गया। अब कोई भी घबराहट नहीं थी। चारों ओर शांति और सुकून था। अब डरने की कोई जरूरत नहीं थी। यह तो अच्छा लग रहा है, उनिंदा महसूस करना, सो जाना। कूदने की
कोई जरूरत नहीं, बहुत थका हुआ हूं। यह अच्छा है, जैसे किसी कोमल बाहों में बहना, जैसे माँ की बाहों में। अब मुझे सो जाना चाहिए। मैं अचेतना की ओर बढ़ गया और जिंदगी का पर्दा गिर गया। जब मुझे होश आया तो मैं पुल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टियां कर रहा था। जिसने मुझे पानी में फेंका था वह यह कह रहा था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। किसी ने कहा, वह बच्चा मरते मरते बचा, अभी ठीक हो जाएगा, इसे लॉकर रूम में ले चलो। कुछ घंटों बाद मैं घर की ओर चला। मैं कमजोर और कांप रहा था। जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरे शरीर में झुरझुरी हुई और मैं रोने लगा। उस रात का मैं खाना नहीं खा सका। कई दिनों तक मेरे दिल में एक भयानक डर बना रहा। जरा सा शारीरिक प्रयास भी मुझे परेशान कर देता। मेरे घुटने कांपने लगते और जी मचलाने लगता। मैं कभी वापस पुल में नहीं गया। मुझे पानी से डर लगने लगा। मैंने जहां तक हो सके पानी से दूर रहने की कोशिश की। कुछ साल बाद जब मैं कैस्केड की नदियों से परिचित हुआ तो मुझे उनमें जाने की एक इच्छा हुई। लेकिन जब भी मैं वाटरफॉल नदी, टाइटॉन नदी या बम्पिंग नदी में उतरता या फिर गोट रॉक्स के वार्म लेक में नहाने के लिए जाता तो वही डर जो पुल में आया था वह वापस आ जाता। यह डर मुझ पर पूरी तरह हावी हो जाता। मेरे पैर लकवाग्रस्त हो जाते, पैरालाइज्ड हो जाते और बर्फ जैसी ठंडी दहशत मेरे दिल को जकड़ लेती। यह कमजोरी मेरे साथ सालों तक बनी रही। जब मैं माइन की झीलों में कैनोइंग यानी कि नाव चला रहा होता या फिर लैंडलॉक्ड सैल्मन पकड़ने की कोशिश करता या न्यू हैम्पशायर में बांस से मछली पकड़ता या फिर ओरेगॉन की डेसेच्यूसेट्स और मोटेलियस नदियों में ट्राउट मछली पकड़ता, कहीं भी जब भी पानी के पास जाता पानी का डर मेरा पीछा करता। यह डर मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर देता। मुझे कैनोइंग, बोटिंग या फिर तैराकी के आनंद से वंचित कर देता। मैंने इस डर को दूर करने के लिए हर संभव तरीका आजमाया, लेकिन यह मुझे कसकर जकड़े रहा। आखिरकार 1 अक्टूबर में मैंने यह फैसला किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर से तैराकी सीखूंगा। मैंने एक स्विमिंग पूल में जाना शुरू किया और हफ्ते में 5 दिन हर दिन 1 घंटे अभ्यास किया। इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांधा। इस बेल्ट से जुड़ी एक रस्सी एक पुली से होकर गुजरती थी जो ऊपर लगी केबल पर चलती थी। इंस्ट्रक्टर रस्सी के एक छोर को पकड़कर मुझे पुल में आगे पीछे ले जाता रहा, घंटों, दिनों और हफ्तों तक। हर बार जब मैं पुल में जाता तो थोड़ा थोड़ा डर मुझे जकड़ लेता। जब भी इंस्ट्रक्टर रस्सी को थोड़ा ढीला करता तो मैं पानी में डूबने लगता। पुराना डर फिर से लौट आता और मेरे पैर जम जाते। 3 महीने लगे, तब जाकर मेरी घबराहट धीरे धीरे कम होने लगी। फिर उसने मुझे सिखाया कि कैसे पानी के अंदर सांस छोड़नी है और फिर सिर ऊपर उठाकर सांस लेनी है। मैंने यह अभ्यास सैकड़ों बार दोहराया। धीरे धीरे मैं उस घबराहट से मुक्त होने लगा जो सिर पानी के अंदर जाते ही मुझे जकड़ लेती थी। इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने मुझे पुल के किनारे पकड़कर अपने पैरों से मारना यानी कि किकिंग का अभ्यास कराया। कई हफ्तों तक मैंने केवल यही किया। पहले मेरे पैर हिलने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वह सहज हो गए और अंत में मैं उन पर नियंत्रण कर सका। इस तरह टुकड़ा टुकड़ा करके इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक तैराक बनाया। जब उसने हर स्किल को पूरी तरह से विकसित कर लिया तो उसने सभी को एक साथ जोड़कर
संपूर्ण रूप से मुझे ट्रेंड किया। अप्रैल में उसने कहा, अब तुम तैर सकते हो, छलांग लगाओ और पुल की पूरी लंबाई तक तैर कर पार करो क्रॉल स्ट्रोक से। क्रॉल स्ट्रोक स्विमिंग की एक टेक्निक होती है जिसके जरिए स्विमिंग की जाती है और लगभग हर स्विमिंग करने वाला इसी तकनीक का इस्तेमाल करता है। लेकिन मेरा काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। मुझे अब भी ये डाउट था कि जब मैं अकेला रहूंगा तब कहीं मैं फिर से डर से जकड़ तो नहीं जाऊंगा। मैंने इसकी प्रैक्टिस की। मैंने पुल की लंबाई को तैर कर पार किया और वापस आया। हल्का सा पुराना डर लौटता, लेकिन अब मैं उसे अनदेखा कर सकता था। अब मैं ये डर से कहता, क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? देख, मैं जा रहा हूं। और फिर से एक और लंबाई तैरने लग जाता। यह सिलसिला जुलाई तक चला, लेकिन अब भी मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह डर पूरी तरीके से चला गया था। इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवॉर्थ गया। वहां मैंने ट्रिक्स आइलैंड के डॉक में एक छलांग लगाई और झील को पार करते हुए 2 मील तैरा स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक। मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक में तैराकी की। ये स्विमिंग करने की अलग अलग टेक्निक्स हैं। राइटर ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अलग अलग तरीके से तैराकी की। कभी वह अपनी छाती के बल तैरे, कभी साइड के बल, तो कभी अपनी पीठ के बल तैरे। सिर्फ एक बार जब मैं झील के बीच में था तब मैंने पानी के नीचे देखा तो वहां केवल अथाह गहराई थी। पुराना डर थोड़ी देर के लिए वापस आया, लेकिन मैं हंसा और मैंने कहा, क्या सोचते हो अब तुम मुझे डरा सकते हो? और डर भाग गया और मैं आगे तैरता रहा। फिर भी मेरे मन में कुछ संदेह शेष थे। पहली ही फुर्सत में मैं वेस्ट की ओर गया और टाइटन नदी की ओर कॉर्नेट मिडोज पहुंचा। कॉर्नेट क्रीक टेल से होते हुए मिड ग्लेशियर तक गया और वार्म लेक के किनारे ऊंचे चरागाह में डेरा डाला। अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे और झील में गोता लगाया और दूसरी ओर तैर तक गया। वापस आया ठीक वैसे ही जैसे डग कॉर्पॉन किया करता था। डग कॉर्पॉन अमेरिका के एक बहुत ही फेमस स्विमर रहे हैं जिनका जिक्र राइटर यहां पर कर रहे हैं। मैंने खुशी से जोर से चिल्लाया और गिलबर्ट पीक ने मेरी आवाज वापस लौटाई। मैंने अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। जो लोग गहरे डर यानी कि स्टार्क टेरर को महसूस कर चुके हैं और वह उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, केवल वे ही लोग इस बात की महत्वता को समझ सकते हैं। मृत्यु में शांति होती है, केवल मृत्यु के डर में ही आतंक होता है। जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था, हमें केवल डर से डरने की जरूरत है। इस लाइन को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस लाइन का ये मतलब है कि असल में डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, न कि वह परिस्थितियां जिनमें हम डर जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कोई नया काम शुरू करने जाएंगे और उससे ही पहले अगर हम डर जाएंगे तो हम उस काम को करने की हिम्मत फिर कभी भी नहीं जुटा पाएंगे। इसीलिए अगर हमें किसी चीज से डरना चाहिए तो वह डर से डरना चाहिए। अब हम वापस से इस कहानी पर लौटते हैं। क्योंकि मैंने मृत्यु की अनुभूति और उसमें होने वाले आतंक दोनों को महसूस किया था, इसलिए मुझ में जीने की इच्छा पहले से और भी अधिक प्रबल हो गई थी। आखिरकार मैं मुक्त महसूस कर रहा था, आजाद होकर पगडंडियों पर चलने, पहाड़ों पर चढ़ने और डर को किनारे करने के लिए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।